हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। टुडेज अवर लेक्चर सेकंड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग अपडेट कर लिया था। तो कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग में होप सो आपने पूरा रिवाइज कर लिया होगा। तो हम भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो 5 मिनट यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या था और नॉन रिलेटिविस्टिक केस कब होगा। इसके लिए वेलोसिटी लेस देन किसकी, पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से लेस होनी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से, और पी सी रेस्ट मास एनर्जी, तभी आपका नॉन रिलेटिविस्टिक का केस होगा, अदरवाइज आपका केस रिलेटिविस्टिक होगा। कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग के लिए आपको हमने बताया था कि कोई भी फोटोन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया था। तो यहाँ पे हमने दोनों की जो वेवलेंथ इंसिडेंट और जो स्कैटर हुआ था, दोनों की वेवलेंथ में जितना शिफ्ट आया था, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था ऑलरेडी। और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग में क्या किया था, हमें कैसे पता चला कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो, इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में लिखा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन, फिर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हमारी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वल आ गया, तो हमारा कोलिजन इलास्टिकली कोलिजन होगा। तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सिर्फ इलास्टिकली कोलिजन में पॉसिबल होता है, तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से पॉसिबल कंफर्म कर लिया था कि हमारा कंजर्वेशन इलास्टिकली होगा। फिर उसके बाद हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था। मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने उसके एक्स एक्सिस, लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों फाइंड आउट किए थे। और उसके बाद हमने आपका डेल्टा लैम्डा फाइंड आउट कर लिया था। एच अपॉन एम नॉट सी हमारा था स्कैटरिंग कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ टारगेट स्कैटर्ड के बाद, ठीक है। और हमने ये बताया था कि जो आपका कॉम्पटन वेवलेंथ होगा, वो आपका सिर्फ टारगेट पे डिपेंड करेगा, और बट जो आपका डेल्टा लैम्डा होगा, वो आपका डिपेंड करेगा थीटा एंगल पे, और लैम्डा सी पे तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने किया था आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आपको लैम्डा सी आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया था। उसके बाद हमने वेव नेचर किया था मैटर का डी ब्रॉगली कंसेप्ट से। इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो ऑलवेज पॉसिबल है। पी डिपेंड करेगा हमारा रिलेटिविस्टिक केस है या नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए एनर्जी आपका डिपेंड करेगा पी स्क्वायर बाई टू एम नॉट। वैसे ही आप पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए आपको। और ये हमने नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए किया था। रिलेटिविस्टिक के लिए आपको पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर अंडर रूट वो कर लिया था, राइट। तो उसके बाद एक क्वेश्चन किया था कि दो पोटेंशियल के बीच पोटेंशियल लगाया हमने, और उस चार्ज का चार्ज, उस पार्टिकल का चार्ज था क्यू, और उसकी वेलोसिटी उसको वी दी थी हमने, ठीक है। तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था कि उसका जो स्पीड है और एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें नहीं पता था कि वो केस कौन सा रहेगा, नॉन रिलेटिविस्टिक रहेगा या रिलेटिविस्टिक। इसके लिए हमने दोनों केस लगा लिए थे। तो दोनों केस के लिए काइनेटिक एनर्जी तो देखिए, क्योंकि अ, हमारा जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया था किसी भी चार्ज को वी वेलोसिटी से, तो उसका ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी होगी उस पार्टिकल की, राइट। तो यहाँ पे हमने लिया था लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक हो चाहे रिलेटिविस्टिक, ये तो ऑलवेज है एच बाई पी होगा। डिपेंड कौन करेगा, पी किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, हमारे केस पे। तो वैसे ही हमने वैल्यू पुट करी थी। तो यहाँ पे वैल्यू हमने निकाल ली थी कि नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए 12.727 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, या फिर अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम होगा। और रिलेटिविस्टिक केस में एक टर्म एक्स्ट्रा आई थी हमारी 1 प्लस क्यू वी अपॉन टू एम नॉट सी स्क्वायर। अगर यही केस हमारा हमने रिलेटिविस्टिक को बनाना होता, तो हमें काइनेटिक एनर्जी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी करनी होगी। तो इसको हम, ये निगलेक्ट हो गया। तो टू एम नॉट क्यू वी बचा इंटू 1 प्लस, ये तो निगलेक्ट हो गया था। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट टू एम नॉट क्यू वी होगा। तो इससे हमने ये भी कंडीशन कर ली थी। तो अभी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी करेंगे, और वेव फंक्शन कंडीशन भी करेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम शेनॉन्जरी इक्वेशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी के लिए अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी छूट नहीं रहेगी आपकी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले किसी वजह के कारण डिले हो गया था, तो अभी हम कोई डिले नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जब हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन, बीच में यूपीएससी फिजिक्स अगर आपका
मन है कि यूपीएससी फिज़िक्स ऑप्शनल करने का, ठीक है? तो उस लेवल की भी तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर कहीं पे क्वेश्चन कोई भी आएगा तो हम कहीं हिट करेंगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीएससी में। तो कॉम्प्लेक्स कैटरिंग पे भी ऑलरेडी आपका क्वेश्चन आ चुका है, एज़ इट इज़ अ डेरिवेटिव प्रूव करना था आपको कि डेल्टा लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू आपका h बाय एम नॉट सी, h बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा था, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है? तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आ चुका है। ये डेरिवेशन आती है क्योंकि यूपीएससी का आपका जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, राइट? तो फेज वेलोसिटी देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। किसी भी इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होगी हम उसको फेज वेलोसिटी कहेंगे। अभी हमने देखना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो हमारा वेव है हम उसको एक सिंगल वेव से डिनोट करेंगे या फिर उसको ग्रुप ऑफ वेव से डिनोट करेंगे, ठीक है? अगर सिंगल वेव से कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो ज़रूर होगा। अगर नहीं कुछ सिग्निफिकेंस निकला इट मीन्स हम उसको ग्रुप ऑफ वेव्स के साथ ही सिग्निफिकेंटली डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका वेव इक्वेशन पता होना चाहिए। वेव इक्वेशन का जो वेव फैक्टर है वो पता होना चाहिए। तो वेव फैक्टर के लिए आइटा की एक्स माइनस ओमेगा टी डेल्टा ये हमने लगा लिया और ये ऑलवेज कांस्टेंट तो रहेगा एक वेव के लिए, ठीक है? अगर मीडियम चेंज हो गया तो भी चेंज हो सकता है, ठीक है? तो ये एक वेव का ये कंडीशन है। अभी हमें नहीं पता ये कौन-सा फैक्टर चलेगा इसका कि एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा चलेगा या फिर दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे या ऑल्टरनेटिव साइन रहेगा, ठीक है? ये हम ईएमटी में बहुत अच्छे से करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे हमने फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप ऑफ वेलोसिटी और उनके रिलेशन तक ही सीमित रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ये ऑलवेज फैक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा, हमने बता दिया ऑलरेडी। तो फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके हमारा dx बाई dt आ गया। तो dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना, तो यहाँ से फिर वेलोसिटी आपका आ गया ओमेगा बाई के। तो एच कट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करिएगा तो एच कट ओमेगा क्या होगा? एनर्जी होगा और एच कट के आपका पी हो गया, ठीक है? तो सिमिलरली आपकी कंडीशन दोनों पॉजिटिव के लिए आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया और दोनों नेगेटिव लिया तो सभी केसेस में आपकी वेव वेलोसिटी आपकी डिफरेंट डिफरेंट आई, ठीक है? तो इस फेज वेलोसिटी से आपको कंफर्म हो गया कि अगर आपका साइन नेगेटिव होगा, दोनों साइन नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे देखिए अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो भी आपका वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव है। इट मीन्स जब साइन सेम रहेंगे तो आपका वेलोसिटी आपका ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। सेम साइन मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है? तो ये दोनों आपको कंफर्म हो गया। ऑपोजिट साइन होगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। एक बात याद कर लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? बस एक बात याद करिएगा कि सेम साइन होंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। बट इससे हमें कोई सिग्निफिकेंट कोई बात नहीं पता चली फेज वेलोसिटी से, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है? तो फेज वेलोसिटी जस्ट फॉर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होगा? ग्रुप वेलोसिटी का होगा। ग्रुप वेलोसिटी को ही हम पार्टिकल वेलोसिटी से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा कि फाइंड फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल नॉट अल्फा ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m। कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि ये नॉन रिलेटिविस्ट केस है क्योंकि ऊपर हमें नहीं बताया गया था तो हमने दोनों केस लिए थे। यहाँ पे एक ही केस लगेगा, दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक केस, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ब्रॉगली वेव के लिए हमें कौन क्या पता होना चाहिए? लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी के लिए हमें पता है कि मुझे एनर्जी पता होना चाहिए। एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे नहीं पता कि पोटेंशियल कितना है हमारा, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा, ठीक है? ये तो हमें कंफर्म हो गया। अभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिए क्योंकि पार्टिकल फ्री बोला है उसने, फ्री पार्टिकल के लिए आपकी फोर्स कौन सी होगी? जीरो होगी। अगर आपकी फोर्स कंजर्वेशन है, फोर्स कंजर्वेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आप क्या क्या लिखते हो? एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अगर वन डायमेंशन होगा तो उसको आप डेल वी बाई डेल एक्स लिख सकते हो। तो ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? कांस्टेंट जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो या तो जीरो मान लीजिए या कांस्टेंट। तो मैंने एक कांस्टेंट माना जो कि मैंने उसको नाम दे दिया कि जीरो। जीरो एक कांस्टेंट ही है ना। अगर
मान लीजिए किसी का डेरिवेटिव 0 है तो उसका इट मीन्स जिसका डेरिवेटिव 0 है मतलब वो चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है इट मीन्स वो कांस्टेंट है, ठीक है ना? विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, ठीक है? तो इट मीन्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैंने एक कांस्टेंट मान लिया कि वो पोटेंशियल आपका 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कांस्टेंट मान लिया कि पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 0 कांस्टेंट मैंने 0 कर दिया, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी बची। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि हाफ एम वी स्क्वायर होगा क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो गया पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है? तो वीपी की वेलोसिटी ऑफ फेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने पता है कि पी इज इक्वल वी पी इज इक्वल टू ई बाई पी होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई पी होगा, ठीक है? पी की वैल्यू एम वी पुट करिए, ये सब नॉन रिलेटिविस्टिक केस चल रहा है अभी तक आपका, राइट? तो हाफ एम वी स्क्वायर पुट करने के बाद आपका जो फेज वेलोसिटी होगा वो वी बाई टू आ जाएगा। v बाई टू का मतलब ये हो गया कि जितना भी आपका पार्टिकल का वेलोसिटी था उसका हाफ ही आपका फेज वेलोसिटी होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से पहले हमने पार्टिकल ले लिया और एक वेव ले लिया, दोनों केसेस में करेंगे तो फेज वेलोसिटी के लिए तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो मुझे सिंपल पता है, ठीक है ना? जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड वेलोसिटी हम इसको निकाल सकते हैं इजीली, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दिया, ठीक है? बट वेव वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वी पी इज इक्वल टू वी बाई टू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है? तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी मेरा 100 मीटर पर सेकंड है, कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है? उस पार्टिकल का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है? तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे हमें पता करना है कि वो उसकी पोजीशन कितनी होगी। इजीली निकाल सकते हो क्योंकि हमें पार्टिकल का सिंपल vt लगाओ ना, क्योंकि पार्टिकल है तो vt के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स है सिंपली। तो v कितना रहेगा? v आपका रहेगा 100 इंटू टी, कितना हो गया आपका इंटू 10, यही है ना? हाँ, इंटू 10, तो ये कितना हो गया 1000 मीटर हो गया, ठीक है? बट वेव के लिए देखिए यहाँ पे वेव वेलोसिटी के लिए अगर तो वीपी की वैल्यू पुट करके वी बाई टू इंटू टी, तो ये तो 50 हो गया, 50 इंटू 10 500 मीटर। यहाँ पे देखिए पार्टिकल के लिए वही स्पीड अगर सब कुछ सेम लिया, अगर वो पार्टिकल है तो हमारा डिस्टेंस वो 1000 मीटर पे अगर रहेगा, अगर वेव है तो 500 मीटर पे, ठीक है? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन है, ठीक है? तो हमें नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पे पोजीशन है उसकी। ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमने किया। अभी रिलेटिविस्टिक केस में देखिए, रिलेटिविस्टिक केस के लिए क्या रहेगा, पी इज इक्वल टू गामा एम नॉट वी, क्योंकि ये हम एस टी आर में भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि मोमेंटम और एनर्जी आपका नॉन रिलेटिविस्टिकली आपका सिंपल, क्योंकि देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक में आपका पी इज इक्वल टू एम वी होगा, बट रिलेटिविस्टिक में पी इज इक्वल टू गामा, एक फैक्टर गामा फैक्टर होता है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिविस्टिक केस में, और एनर्जी आपका होता है एम नॉट सी स्क्वायर, एक गामा फैक्टर आ जाएगा रिलेटिविस्टिक केस में, ठीक है? तो पार्टिकल जो आपका फेज वेलोसिटी था वो तो सिंपल ई बाई पी, जैसे हमने नॉन, ये तो सिंपल रहेगा जैसे लैम्डा की वैल्यू एच बाई पी दोनों केसेस में थी, नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक, ठीक है? बट डिपेंड किस पे करेगा, मोमेंटम पे। सिमिलरली वेलोसिटी भी आपकी ई बाई पी रहेगी, पी ये डिपेंड करेगा ई और पी पे, ठीक है ना? तो ये तो प्लैंक कांस्टेंट था ना, ये नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, ये रिलेटिविस्टिक केस होगा। ऊपर हमने नॉन रिलेटिविस्टिक केस लिया था तो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगा लिया था, बट यहाँ पे रिलेटिविस्टिक का केस ले रहे हैं हम, तो गामा एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन गामा एम नॉट वी लगाया, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो सी स्क्वायर बाई वी आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड जो पार्टिकल की वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक, दोनों में आ गया आपका रिलेशन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सी बाई वी इंटू सी करके लिख सकते हो। सी बाई वी फैक्टर जो ऑलवेज आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है? अगर ये फैक्टर 1 से ज़्यादा रहेगा तो सी ग्रेटर देन वी होगा, तो वीपी तो सी से बड़ा हो गया है, ठीक है? बट यहाँ पे देखिए फॉर मटेरियल पार्टिकल के लिए कभी भी आपका वीपी ग्रेटर देन सी नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि ये 1 से ग्रेटर फैक्टर हो गया। अगर ये 1.1 1.2 1.3 वो सी से मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ये फैक्टर मतलब सी से ज़्यादा होता जाएगा ना, ये फैक्टर 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये इस 1 के साथ 1 से ज़्यादा से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ही रहेगा ना, सी से तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो सी से ज़्यादा आएगा मीन्स वीपी ग्रेटर देन सी हो गया। बट किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए कभी भी उसकी स्पीड जो सी से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये वॉयलेट कर गया हमारा एसटीआर को। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता चला कि
एक्चुअल उसकी पोजीशन कौन-सी है। रिलेटिविस्टिक केस में भी उसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो मॉडिफाइड आप स्टेटमेंट देखिएगा, एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है जो मोशन में है इज़ इक्विवेलेंट टू अ ग्रुप ऑफ वेव्स, ठीक है, रादर देन अ वेव। सिंगल वेव की बजाय वो ग्रुप ऑफ वेव से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो ग्रुप ऑफ वेव है, एक वेव नहीं है। कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उसकी वेव है ना, वो एक ग्रुप ऑफ वेव है, वो सिंगल वेव नहीं है, ठीक है। तो अ, यहाँ पे देखिए, अगर हमने फेज़ वेलोसिटी एक मानी थी, ठीक है ना, एक वेलोसिटी मानी थी, तो उसको रिलेटिविस्टिकली और नॉन रिलेटिविस्टिकली हमने दोनों साइड में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हुआ, क्योंकि पार्टिकल और वेव दोनों की पोजीशन नहीं पता चल रही थी। रिलेटिविस्टिक केस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि वेव की ज़्यादा पोजीशन सी से आ गई। तो यहाँ पे एक नया फैक्टर आ गया, उसको कहते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी। इट मीन्स जो फेज़ वेलोसिटी है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको पॉइंट 75 पे सुन लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक नया फैक्टर आया हमारा ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज़ वेलोसिटी तो हमारा फिज़िकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिज़िकल सिग्निफिकेंस किसका रहेगा, वो तो एक सिर्फ़ एक मैथमेटिकल सिम्प्लिफिकेशन है हमारा फेज़ वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए हमने 2 वेव ले ली, ठीक है। एक फर्स्ट K1 फैक्टर से लिया और दूसरा K2 वेव वेक्टर से लिया। तो रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों का सम रहेगा। तो दोनों का सम करिएगा, a cos k1 x माइनस ओमेगा टी प्लस a cos k2 x माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे cos c प्लस d का फॉर्मूला लगाइएगा। cos c प्लस d का कितना फॉर्मूला रहेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ये फ़ॉर्मूले थोड़ा ना आपको बताएँगे, ठीक है ना। सी, डी, ए, बी फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद होने चाहिए। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फ़ॉर्मूला देखिए, 2 कॉस सी प्लस डी। यहाँ पे सी प्लस डी दोनों को सम करिएगा। एक बार सम करिएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करिएगा। जब दोनों को सम करेंगे तो जो पोज़ीशन वाली टर्म्स है वो एक साथ करिएगा और जो टाइम वाली टर्म्स है उसको एक साथ करिएगा। तो सी प्लस डी यानी कि K1 प्लस K2 बाई 2 और सी प्लस डी, ये तो पोज़ीशन वाला ऐड कर लिया, सी प्लस डी टाइम वाला टर्म ऐड करिएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। दोनों टर्म को हमने ऐड किया। पहले हमने पोजीशन वाली टर्म्स को ऐड कर दिया, फिर हमने टाइम वाली को ऐड कर दिया। तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अभी ये वाला फैक्टर लिखना है, सी माइनस डी। सी माइनस डी के लिए कौन सा लिखेगा, K1 माइनस K2 डिवाइड बाई 2, या फिर आपको K2 माइनस K1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन फैक्टर को अलग से लिखिएगा, सिमिलरली टाइम फैक्टर को अलग से लिखिएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, क्योंकि इसको हमने अज्यूम कर लिया कि K1 प्लस K2 बाई 2 K नॉट मान लिया और इसको भी हमने ओमेगा नॉट कर लिया और ये हमने डेल्टा K कर लिया, क्योंकि डेल्टा K क्या हो गया, K2 माइनस K1, मतलब जो सेकंड वेव वेक्टर है, ठीक है ना, उसका सब्ट्रैक्शन दो और फर्स्ट से सब्ट्रैक्शन जितना रहेगा वही चेंज होगा हमारा डेल्टा के का। ये हमारा डेल्टा ओमेगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन देखिएगा क्या बनी, 2a सिंपल और कॉस लिखा, के नॉट लिखा, ठीक है, के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी कॉस डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू टी। ये कंडीशन होगी। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू 2a कॉस, यहाँ पे देखिए अभी क्या बना ये, इसको डेल्टा के वाली और डेल्टा ओमेगा वाली टर्म को एक साथ लिखिए और जो के नॉट और ये वाली टर्म है उसको अलग से लिखिए। इस यहाँ पे देखिए 2a, इस टर्म को इधर लिखा मैंने और ये वाली टर्म को इस साइड लिखा, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि इस ये वाली टर्म है, ये हमने एक कांस्टेंट फैक्टर को एक डिनोट कर दिया कि a डैश है, ठीक है। क्योंकि ये तो सिंपल के नॉट है एक्स और ओमेगा नॉट, ये तो सिंपल एक ये तो चेंज वेरिएबल हो सकता है ना, क्योंकि एक्स और टी की वैल्यू से। यहाँ पे देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि ये ग्रुप वेलोसिटी एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक ग्रुप वेलोसिटी को डिनोट करेगी, ना कि एक फेज वेलोसिटी को। इसके लिए y1 की वैल्यू लिखिए और t इज इक्वल टू 0 पे कहीं पे भी पहले आप देखिए कि t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंडीशन कितनी रहेगी। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करिएगा, कितना रहेगा, इसको पुट करिए तो cos k1 x, तो cos थीटा हो गया ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी है k1 x, तो x की वैल्यू कितनी होगी थीटा बाई k1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, थीटा वैल्यू चेंज करते रहिएगा, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 2 पाई बाय, ठीक है, ऐसे समथिंग आप चेंज करते रहिएगा। तो y और x की कंडीशन में मुझे एक वेव ड्रॉ करनी है, तो वेव कैसे ड्रॉ करेंगे,
इसका एम्प्लीफिकेशन तो ऑलवेज़ अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम इसकी प्लस ए हो सकती है। अगर इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी, लोएस्ट थीटा एंगल होगा तो इसका माइनस ए हो सकता है। यानी कि ये कॉस का जो वेव है हमारा माइनस ए टू प्लस ही ए के बीच ही वेरी करेगा। ठीक है? यहाँ पे उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू आप चेंज करते रहिएगा और y की वैल्यू आप उसी हिसाब से डिनोट करते रहिएगा। अगर देखिए यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 हो गया ना, 0 की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 पुट करिएगा, ठीक है ना? तो ये तो सिंपल है पाई बाय 2k1 आ गया ना, सिंपल x की वैल्यू ऐसे-ऐसे डिनोट करते रहिएगा, ठीक है? मतलब जो सिंपल वैल्यू थी ना ये x की वैल्यू पाई बाय 2k1 होगी या 2 पाई बाय इसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है? तो t इज इक्वल टू 0 के लिए ये वाली टर्म रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, x एक्सिस को x डिनोट में लिया, इसको लिया हमने cos k नॉट x को y एक्सिस के अलोंग। तो इसकी वैल्यू देखें ये कैसे ग्रुप वेलोसिटी बना, यहाँ पे ध्यान देने की बात है थोड़ी सी। यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा, ये देखिए ये ग्रुप वेलोसिटी में बाद में हम एंड में ये कंक्लूड करेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी है क्या, ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशनशिप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपको कैसे ड्रॉ करना है, कोई भी ये के नॉट एक्स लिया आपने, ये एक्स लिया, ठीक है ना, इधर भी एक ग्रुप वेलोसिटी बनानी होगी। ये मैक्सिमम 2a फैक्टर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक ए डैश है, तो ए डैश की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए डैश की वैल्यू थी हमारी इसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी 2a cos डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स माइनस ये वाली वैल्यू थी। अभी ए डैश फैक्टर भी डिपेंड करेगा, ठीक है? कहीं पे भी अगर उसकी वैल्यू कुछ भी पुट करे तो उसके साथ मल्टीप्लाई तो ए डैश ही हो गया ना, ठीक है? तो ए डैश के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे तो पाई बाय 2 के नॉट और 3 पाई बाय 2 के नॉट हमने आधी वेव बनाई, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट वेव फैक्टर नहीं बनाया, आधी वेव बनाया। तो आधी वेव के लिए ये जो पाई बाय 2 के नॉट की वैल्यू है एक्स की, तो यहाँ पे ये इसका मिनिमम बनेगा, बट 3 पाई बाय 2 के नॉट पे इसका यहाँ पे मिनिमम बनेगा, बट यहाँ पे इसका मैक्सिमम बन रहा है इस वेव का। तो कहाँ पे मिनिमम बनेगा तो कहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ए डैश के साथ जो फैक्टर है cos k नॉट x, ठीक है? तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे ये आपका cos की वैल्यू 0 होती है, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 दोनों पे आपकी cos की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये मिनिमम हो जाएगा। मतलब इन दोनों वैल्यू पे जो आपका आधा आपने आधी वेव बनाई ना ये cos की, ठीक है ना, cos का आधा ग्राफ बना, तो इन पे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स इसका मतलब अभी मैक्सिमम कितना बनेगा फैक्टर हमें ये पता करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए किसी भी यहाँ पे 0 देखिए, किसी भी 0 के साथ किसी भी फैक्टर को करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए cos x की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, बट ए डैश ये तो +1 हो गया, ठीक है ना। बट ए डैश के एक फैक्टर में ए डैश का जो फैक्टर था उसके साथ 2a था, यहाँ पे देखिए 2a, ठीक है। ये तो कुछ भी वैल्यू ये पूरा हमारा 1 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यूज़ के मैक्सिमम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, 1 से ज़्यादा थोड़ा ना होता है। कॉस का वैल्यू +1 और -1 के बीच ही लाई करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू ये तो 1 हो गया और उसके साथ 1 इंटू 2a, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 2a, इसका मतलब ये 2a इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमें ये मिनिमम वैल्यू भी पता चल गई, ये 0 कहाँ पे होगा और ये मैक्सिमम फैक्टर भी पता चल गया। उसके बाद देखिए k नॉट और k2 माइनस k1 पे डिपेंड करेगा कि कैसे ये कहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, या कहाँ पे वैल्यू मिनिमम बनेगी। ये आपका डिपेंड करेगा, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करते रहिएगा कि मान लीजिए k1 कोई भी 1 है, जैसे 2 वेव वेक्टर का आधा करिएगा। मान लीजिए k1 1 है आपका और k2 आपका 3 है, तो दोनों को डिवाइड करिए 4/2, ये आपका कितना हो गया 2। ऑलवेज k1 प्लस k2/2 का फैक्टर ऑलवेज बड़ा रहेगा k2 माइनस k1/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो वाली टर्म है, ठीक है ना, 2 ग्रेटर देन 1 है, ये वाली टर्म आपकी हमेशा बड़ी रहेगी। कैसे बड़ी रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप 3 और 4 कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा, 5 और 5 कुछ भी वैल्यू पुट करते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी रहेगी 2a की। उसके बाद आपका मिनिमम रहेगा, क्योंकि पाई बाय 2 बाई के नोट पे आपका मिनिमम वैल्यू था, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 0 होता है। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करिएगा, बस आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। इस इक्वेशन को वैल्यू पुट करके आपको ये ग्राफ ड्रा करना है।
उस पे यहाँ पे ए डैश की वैल्यू भी डिपेंड करेगी। तो इट मीन्स ये कन्फर्म हो गया आपका। यहाँ पे देखिए के नॉट एक्स माइनस ओमेगा टी तो कांस्टेंट था आपका, तो के नॉट डी एक्स बाई डी टी सिंपल माइनस ओमेगा नॉट किया आपका, डी एक्स बाई डी टी ओमेगा नॉट बाई के नॉट आ गया। क्योंकि वाई डैश आपने कितना लिया था, वाई इज इक्वल टू ए डैश कॉस के नॉट एक्स माइनस ओमेगा टी, यही वाली टर्म थी ना आपकी। तो ये वाला फैक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा एक वेव के लिए। अगर मीडियम कुछ चेंज होगा तो ये बदल भी सकता है। तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव करके आपका सिंपल ओमेगा नॉट बाई के नॉट आपका फेज वेलोसिटी आ गया। ग्रुप वेलोसिटी के लिए देखिए ये आपका ग्रुप वेलोसिटी का फैक्टर था। ग्रुप वेलोसिटी के लिए क्योंकि डेल्टा के बाई टू एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा बाई टू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करिएगा डी एक्स बाई डी टी, और ये सिंपल आ गया। ठीक है ना, तो डी एक्स बाई डी टी डेल्टा ओमेगा बाई टू, इसको रीअरेंज करिएगा। तो वी जी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, वी जी की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी लिमिट, लिमिट देखिए डेल्टा के अगर टेंडिंग टू जीरो होगा तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी के। डेल्टा और डी की वैल्यू आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी जी की वैल्यू आपकी सिंपल वी पी की वैल्यू तो आपकी ओमेगा नॉट बाई के नॉट आ गई, बट वी जी की वैल्यू आपकी एच कट डी ओमेगा बाई एच कट डी के आ गई। ठीक है, इसको एच कट से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन में लिखना था। तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि ग्रुप वेलोसिटी एक इन्वेल्प है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी लिया था सिंपल, एक वेव लिया था। ठीक है, एक वेव लिया था सिंपल, वेव इक्वेशन का रिजल्टेंट लिया, उस रिजल्टेंट को, उस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्यों किया, एक छोटी सी इक्वेशन बना ली, और उससे मैंने क्या किया, और उससे मैंने उस वेव का ड्रॉ किया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए मुझे ये पता चल गया कि एक इन्वेल्प सा बनेगा। ये इन्वेल्प क्या डिनोट करेगा कि द वेलोसिटी ऑफ इन्वेल्प, जो भी इस इन्वेल्प की वेलोसिटी होगी या ग्रुप ऑफ वेव की जो भी वेलोसिटी होगी उसी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्यों हम एक पार्टिकल के जो हमारी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी से डिनोट नहीं करेंगे, हम वो एक ग्रुप ऑफ वेव्स होती है, ठीक है, जिसका वो रिजल्टेंट होता है। तो उन रिजल्टेंट को हमने, जैसे हमने कोई भी वेव बनी थी, कॉस वाला फैक्टर लिया था, ठीक है ना, तो उस वाली वेव को हमने एक इन्वेल्प बन गया था। ये तो हमने मैथमेटिकली कर दिया ना, क्योंकि कहाँ पे मिनिमम बना था और कहाँ पे मैक्सिमम बना था। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि ग्रुप वेलोसिटी आपका जो होगा वो किसी इन्वेल्प की या ग्रुप ऑफ वेव्स की ही वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। तो रिलेशन देखिएगा दोनों के बीच में, वीपी और वीजी के बीच में। तो वीपी के लिए आपको पता है कि ओमेगा बाई के होता है, वीजी की वैल्यू आपकी डी ओमेगा बाई डी के निकला है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों इक्वेशन में आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तीन टर्म्स में हम इसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले देखिए इसका विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव करिएगा, डी बाई डी के। ठीक है, के ओमेगा की यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ये तो आपको कंफर्म हो गया। तो डी बाई डी के, ओमेगा की वैल्यू पुट करिएगा इन टर्म्स ऑफ वीपी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, वीपी के इंटू वीपी। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे आप लोग, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये, के इंटू वी पी का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी के रिस्पेक्ट में, के डी वी पी बाई डी के प्लस सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट द डेरिवेटिव। ठीक है, और ये आपका इन टर्म्स ऑफ के वी जी और वी पी में रिलेशन आ गया। तो वी जी इज इक्वल टू वी पी तो रहेगा, बट एक फैक्टर नया आएगा, के डी वी पी बाई डी के। सिमिलरली अगर आपको फैक्टर किसमें करना होगा, वी जी को देखिए के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पुट करिएगा, तो इसका डी के का डेरिवेटिव करिएगा, के का डेरिवेटिव माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, तो डी के आ गया। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू डी के वैल्यू पुट करिएगा जो आपका था ना, डी के ये रहा, इसमें डी के में वैल्यू पुट करिएगा।
तो वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली आपकी वैल्यू बनेगी। तो दो इक्वेशन आ गई आपकी, वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के। दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा आएगा डी वी पी बाई डी लैम्डा। वीपी तो सेम रहेगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू के विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इनटू वो वाला फैक्टर रहेगा। लैम्डा में नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ये नीचे फैक्टर था तो इसको डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इन टर्म्स ऑफ पी, इन टर्म्स ऑफ के हो गया, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो गया, इन टर्म्स ऑफ पी करना है अभी हमने। इन टर्म्स ऑफ पी के लिए क्या करेंगे, पी की वैल्यू एच कट के पुट करिएगा, तो वी जी इज इक्वल टू वी पी के डी वी बाई डी के यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा और ये सिंपली आएगा, आ जाएगा आपका वी पी प्लस पी डी वी पी बाई डी पी, ठीक है। अभी तीनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी होगी, कौन कौन सी है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, वी जी इज इक्वल टू वी पी, यहाँ पे भी तीन इक्वेशन बनेगी। इन टर्म्स ऑफ के लिखनी है मुझे, तो के एज इट इज और डी वी पी बाई डी के इन टर्म्स ऑफ के। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखनी है मुझे, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसको माइनस साइन में आएगा, माइनस लैम्डा डी वी पी बाई यहाँ पे डी के बाई डी लैम्डा। इन टर्म्स ऑफ पी लिखना है मुझे, माइनस की जगह यहाँ पे पी इज इक्वल टू प्लस एच कट के होता है, तो पी डी वी पी बाई डी पी, ठीक है। तीनों टर्म्स आपको रिलेशन पता चल गया। ये देखिए वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के और माइनस ऑफ लैम्डा की टर्म्स में और ये आपका पी की टर्म्स में, ठीक है। अभी हमने क्या क्या कर लिया देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, ये प्रॉमिस है। यहाँ पे देखिए पहले हमने किया था कॉम्पटेंस कैटरिंग, कॉम्पटेंस कैटरिंग में हमने डेल्टा लैम्डा फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद हमने फेज वेलोसिटी किया, उसका हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था, उसका लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एक्सट्रम या फिर 150 बाई वी सभी का अंडर रूट एक्सट्रम। फिर उसके बाद हमने वी जी किया, वी जी का डी ओमेगा बाई डी के होगा और एच कट के और एच कट के दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डी ई बाई डी पी हो गया। और तीनों में रिलेशन हमारा वी जी और वी पी की टर्म्स में तीनों में रिलेशन पता चल गया था हमने, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ पी, राइट। तो अभी करना है हमें मीडियम। मीडियम देखिए दो तरह के होते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्सिव से हमें पता चला कि जो डिस्पर्शन करते थे ना, जैसे एक वो था हमारा प्रिज्म वाला था, तो प्रिज्म से एक लाइट डालते थे, ठीक है, तो ये 7 कलर्स में, ठीक है ना, वो स्कैटर हो जाती थी, ठीक है ना। तो 7 कलर में स्कैटर होती है, ये विबग्योर फैक्टर बनता था हमारा, ठीक है ना, विबग्योर। वो किस पे डिपेंड करता था, क्योंकि सभी की लैम्डा अलग अलग था, तो सभी का लैम्डा था अलग अलग था, तभी तो हमारा डिस्पर्शन हुआ था ना। अगर लैम्डा ही नहीं चेंज हो रहा था तो हमारा डिस्पर्शन ही नहीं हो रहा था। तो डिस्पर्शन तभी हो रहा था अगर लैम्डा अलग था, तो लैम्डा अलग था इट मीन्स उनकी वेलोसिटी अलग थी। तो वेलोसिटी अलग थी तभी तो हमारा डिस्पर्शन हो रहा था ना, 10th क्लास में हम करते थे। तो इट मीन्स डिस्पर्सिव कौन सा होगा, जो भी वेलोसिटी है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव में आपका होगा कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 0, मींस आपका लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो वेलोसिटी का फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्पर्शन में कितना कितना रहेगा, डिस्पर्शन ये तो आपका सिंपल हो गया कि वी जी और वी पी दोनों सेम रहेंगे क्योंकि चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर थे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा देखिए डी कितना था आपका फैक्टर, देखिए यहाँ पे ये था, ठीक है, ये चेंज नहीं कर रहा, वी पी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा चेंज नहीं करता, ये तो 0 हो गया, तो वी जी इज इक्वल टू वी पी हो गया। ये किसके केस में, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, ठीक है। अभी डिस्पर्सिव मीडियम में दो तरह का फैक्टर होगा, या तो वी जी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ज़्यादा कब होगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा या कम, ठीक है। वेलोसिटी देखिए, ये देखिए ये सिंपल 10th क्लास का फैक्टर लगेगा, पर फिर भी बच्चों को एमएससी में आकर ये फैक्टर नहीं समझ में आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि 10th क्लास के बेसिक्स नहीं क्लियर है उनके। यहाँ पे देखिए नॉर्मल डिस्पर्सिव,
नॉर्मल अभी डिस्पर्शन और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम तो आपको पता चल गया ना क्या होगा। अभी नॉर्मल और अनॉमलस, अनॉमलस क्या होगा, अजीब सा। नॉर्मल तो हमें पता है, नॉर्मल मतलब कोई बढ़ रहा है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ रही है, कोई घट रही है तो सिंपल वो भी चीज़ घट रही है। अनॉमलस होगा उसके ऑपोजिट, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है और फर्स्ट वाला बढ़ रहा है, ऐसे करके वो अनॉमलस फैक्टर होगा। तो नॉर्मल में क्या होगा, जो आपका वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि जैसे-जैसे आपका लैम्डा बढ़ेगा वैसे-वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, या फिर जैसे-जैसे लैम्डा घटेगा वैसे-वैसे वेलोसिटी घटेगी। मतलब इन दोनों का सेम इसका बिहेवियर रहेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम है, ठीक है ना? बट अनोमलस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब एक बढ़ रहा है, वीपी बढ़ रहा है, बट लैम्डा घट रहा है, और दूसरे में क्या होगा, लैम्डा घट रहा है बट वीपी बढ़ रहा है, ठीक है ना? ये किस पे डिपेंड करेगा, अभी देखिए वी, लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीनों आपस में इंटर रिलेट है, ठीक है ना? इंटर रिलेट कैसे हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या बताता था, अगर कहीं कोई हवा में जा रहा है, ठीक है ना, उसकी तो वेलोसिटी अच्छे से बन रही है, ठीक है ना? अगर वो मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम चेंज हो गया है, ये मीडियम मान लीजिए वाटर है, ठीक है? कोई भी ऑयल, ठीक है ना? और यहाँ पे एयर है। अगर हमने यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, ठीक है ना? मीडियम चेंज हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है? एयर का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका चेंज हो गया, कम हो गया, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कहीं पे भी मीडियम आ जाए तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इट मीन्स अगर मीडियम आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है ना? तो उस वेवलेंथ की अगर वेलोसिटी कम हुई, देखिए द मीडियम इन विच डिफरेंट waves have a different velocity or the medium in which vp depends on lambda। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें रिलेशन देखिए क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है ना, ठीक है? समझ रहे हो ना आप लोग? तो बिकॉज शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इंटरेक्ट्स मोर स्ट्रांगली विद मीडियम पार्टिकल्स, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ रहेगी, जिसकी वेवलेंथ स्मॉल है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ये स्मॉल है, तो वो इंटरेक्ट करेगा लाइट से स्ट्रांगली, बट ठीक है, बट मीडियम के पार्टिकल से, ठीक है ना? बट जब और वो अपने आप स्लो हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, आप समझ रहे हो ना इसका मतलब? यहाँ पे देखिए कहीं पे भी मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना? और कोई वेव आई, उसकी वेवलेंथ आपकी स्मॉल है, अगर वेवलेंथ उसकी मान लीजिए उसकी वेवलेंथ स्मॉल रही, ठीक है ना? अगर वेवलेंथ उसकी स्मॉल है तो उससे क्या रहेगा आपका, उससे इंटरैक्ट ज़्यादा करेगा। तो इंटरैक्ट ज़्यादा पार्टिकल, जो भी मीडियम के पार्टिकल रहेंगे उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट करने लगेगा, ठीक है ना? इंटरैक्ट ज़्यादा करने लगेगा, तो इंटरैक्ट करने से वो बिज़ी हो जाएगा, ठीक है? बिज़ी होने से उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो वो उसकी वेलोसिटी कम होने के कारण उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स उसका ज़्यादा ज़्यादा हो रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना आप लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी ही तो बताता है ना, वो वेव की वेलोसिटी इंक्रीज बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है? तो एग्जांपल देखिए सिंपली, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है ना? आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना? आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, और अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, और रास्ते में चलते चलते कोई आप अजीब सा आपका कोई फ्रेंड होगा या कोई और, वो आप आपसे मिलने लग गया, और आपका था, आप अपने अच्छे से काम करके कंप्लीट करके आप अपना काम करने जा रही थी, और इसने जो डिस्ट्रैक्शन की, इस इसकी इसकी डिस्ट्रैक्शन क्यों बनी? क्योंकि आपकी जो मेंटल लेवल था वो बहुत ही छोटा था। अगर आपका मेंटल लेवल हाई होता तो आप इसके आने से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ स्मॉल थी, ठीक है ना, वो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट होने लगा, तो उसकी वेवलेंथ, उसका जो वेलोसिटी था वो स्लो हो गया, तो आपका वेलोसिटी मतलब आपका सीखने का जो रुतबा था वो कम हो गया, ठीक है? क्योंकि आपका मेंटल लेवल लो था, मेंटल लेवल को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ से, और डिस्ट्रैक्शन जो यहाँ पे हुई हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? तो जो आपकी स्पीड थी, मतलब सीखने की क्षमता थी, वो कम हो गई, ठीक है? हम उसको वेलोसिटी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? तो होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये आपका नॉन डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव, एनोमलस, नॉर्मल और एनोमलस ये सब क्या होगा, ठीक है? तो
अभी देखिए एग्जांपल देखिए, ओमेगा की वैल्यू मान लीजिए कोई भी ए फैक्टर है, के रेज़ टू पावर एन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे वीपी और वीजी की वैल्यू आप लोग खुद से निकालिएगा। ओमेगा बाई के करिएगा और डी ओमेगा बाई डी के करिएगा। ओमेगा बाई के की वैल्यू निकालिए, ओमेगा की वैल्यू पुट करिए इंटू के रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। तो एन इंटू -1 एन -1 हो गया, ठीक है। तो एन -1 हो गया ना, हो गया ना, आपको समझ में आ गया। तो आप ना अगर न्यूमेरिकल कहीं पे भी ऐसा कुछ आता है ना, पहले आप खुद से सोचा करिए, फिर से सॉल्यूशन देखिए करेगा, ठीक है। तो वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा एन ए इंटू के -1, तो एन इंटू वी पी हो गया ए इंटू के -1, ठीक है। तो अभी एन क्या था हमारा यहाँ पे, ये एन पे डिपेंड करेगा हमारा वी जी की वैल्यू। अगर एन इक्वल टू 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, के रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे देखिए वी जी जितना था और वी पी दोनों में वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 1 पुट करिएगा, 1 माइनस 1 तो एक के, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो गए ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहले एन की वैल्यू 1 पुट करिएगा, एन की वैल्यू 1 के लिए ए, के की वैल्यू 1 माइनस 1 तो ए के रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 ए आ गया, ठीक है। वी जी की वैल्यू कितनी रहेगी, एन इंटू वी पी, एन कितना 1, वी पी कितना आपका ए, तो सिंपल ए मीन्स वी जी और वी पी दोनों आपके इक्वल हो गए, ठीक है। ये तो आपका n की वैल्यू 1 के लिए है। अगर n लेस देन 1 हुआ तो Vg लेस देन Vp होगा। क्यों Vg लेस देन Vp होगा, क्योंकि इसके साथ n फैक्टर मल्टीप्लाई है, बट इसके साथ n फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं है। तो किसी भी स्मॉल टर्म को n से जो लेस है वो टर्म पूरी टर्म को छोटा कर देती है, ठीक है। तो Vg टर्म हमारी छोटी हो जाएगी बट Vp हमारी बड़ी रहेगी। वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। अगर n की वैल्यू, क्योंकि ये n डोमिनेट कर रहा है ना, ये साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है उस टर्म को। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैसे ही ट्रीट करेगा जितना वो टर्म हमने मल्टीप्लाई किया। तो n की वैल्यू बड़ी रखी तो Vg हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा नॉर्मल डिस्पर्शन है। नॉर्मल डिस्पर्शन के लिए मैंने बोला था आपका लैम्डा इंडिपेंडेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी लैम्डा से, ठीक है। ये तो नॉन डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन कब था, जब आपका चेंज हो जाएगा, लेस देन होगा या ग्रेटर होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी। अगर अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्पर्शन है। अगर Vg ग्रेटर देन Vp हो रहा है तो अनोमलस डिस्पर्शन है। यही हमने डिस्कस किया है यहीं पे, ठीक है। नॉर्मल अनोमलस दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, find group velocity of de Broglie waves associated with a free material particle that is moving with non-relativistic velocity v। यहाँ पे देखिए ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है डी ब्रॉगली वेव्स की, किसके साथ, जो फ्री पार्टिकल के, जो फ्री मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। मूव कैसे कर रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक, ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर ऊपर सारा। अगर आप ऊपर वाला, ठीक है, सारा रिवाइज करते आओगे तो नीचे नीचे आपको उतना ही सौखा होता जाएगा, ठीक है। इजीली आप ग्रेस्प करते रहोगे, ठीक है ना, टर्म्स को। नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगाइए, ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो ग्रुप वेलोसिटी को डी ई बाई टी पी करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बताया था सेम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक केस में किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी में, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग किया था, ठीक है ना, कॉम्पटन वेवलेंथ फाइंड आउट किया था। वैसे ही हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी जी की वैल्यू। तो डी बाई डी पी करिएगा, तो ई की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, डी ई बाई डी पी, 2m 2p बाई 2m, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो p बाई एम, p बाई एम, p क्या था, p इज इक्वल टू एम वी होता है ना, तो p बाई एम कितना हो गया v, तो ये टर्म वी जी इक्वल टू वी हो गया। मीन्स ग्रुप वेलोसिटी मेरी उस पर्टिकुलर जो वेव की वेलोसिटी थी उसके इक्वल आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम सेकंड देखिएगा, फाइंड वी जी एंड वी पी ऑफ फॉर द डिस्पर्शन रिलेशन। ये डिस्पर्शन रिलेशन दे रखे हैं, इन सभी के लिए आपको ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। आप खुद से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। सिंपल क्या करना है, वी पी आपको ओमेगा बाई के दिया, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के दिया। अगर नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लेना। सिंपल ओमेगा की वैल्यू पुट करिएगा और के तो एज इट इज़ है,
सिंपल वीपी आ जाएगा। उसका विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू इसका के साथ डिफरेंशिएट करिएगा, वैसे ही आपका रिलेशन आ जाएगा। सिंपल बिल्कुल 10th क्लास वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। डेरिवेटिव करना, बस वैल्यूज पुट करनी है। ओमेगा इज इक्वल टू ये वाली टर्म, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस रहेगा ना, ये हम करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। तो वीपी की वैल्यू ओमेगा बाई के, डी ओमेगा बाई डी के वैल्यू पुट करिएगा और रिलेशन निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कर लिया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, सिंपल ये आ रखा है, हाँ ये गेट 2021 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए साई मैटर दे रखा है आपको, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ दिस मैटर वेव। यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए पहले आप कंपेयर करिएगा किसी भी वेव की इक्वेशन को, ए ई रेज़ टू पावर आई था के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना रहेगा, ये वाला, और ओमेगा कितना रहेगा 10 पाई, और इंटू टी साथ में आ गया। फैक्टर कौन सा पता करना है हमें, यूनिट फैक्टर that the represent the direction of propagation। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कौन बताएगा, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो ये वाली कंडीशन होगी, तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना रहेगा, के वेक्टर की वैल्यू पुट करिएगा। तो के वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 4x कैप प्लस 3y कैप प्लस 5z कैप। आर वेक्टर की वैल्यू ये होगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाली टर्म बनेगी ना। देखिए 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू वाई 3y, 5 इंटू जेड 5z। यहाँ पे के वेक्टर की वैल्यू पुट करी हमने और आर वेक्टर की, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो गिवन टर्म बन रही है ना हमारी। तो यूनिट वेक्टर कितना होगा, इट्स वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका वेक्टर कितना रहेगा, ये वेक्टर कितना था हमारा 4x कैप प्लस 3y कैप प्लस 5z कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना रहेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जो इसका कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम करिएगा। तो इस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो दोनों को करिएगा 4x कैप बाई 5√2, 3y कैप अपॉन दिस, 5z कैप अपॉन दिस, ठीक है। ये इक्वेशन था। और अगर आपको इतना भी नहीं पता चल रहा था, बस सिंपल आप ऑपोजिट भी कर सकते हो। इससे ऑपोजिट आपको, ये तो आंसर हो गया, ये तो ऑप्शन में था, ठीक है। अभी अभी सभी ऑप्शंस को मैच करिएगा। ये कितना हो गया 16 बाई, ये कितना हो गया 5/50, ठीक है। ये कितना हो गया 9 बाई, यहाँ पे देखिए ये कैसे करेंगे आप ऑपोजिट। ये कितना हो गया 16, एक सेकेंड, 16 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया 25 इंटू 2 50, 50, ये 2, इसका एलसीएम लीजिएगा 16 प्लस 9 प्लस 25, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25 प्लस 25 50, 50/50 यूनिट वेक्टर 1 आ गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन से करना होता। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ये सी एस आई है, जून 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनर्जी दे रखी है वी जी बाई वी पी फाइंड आउट करना है। वी पी दे रखा है आपको, वी पी तो आपको पता ही है, ई बाई पी करिएगा, वी जी आपको पता है डी बाई डी पी करिएगा। बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना, अभी बच्चों जैसी खेल चल रही है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने क्या, अभी सेकंड में देखिएगा ओमेगा दे रखा है, और ये भी जून 2019 में आ चुका है क्वेश्चन। वीपी की वैल्यू बता दी, और ग्रुप वेलोसिटी की डी ओमेगा बाई डी के। वीपी की वैल्यू कितनी रहेगी, सिंपल ओमेगा बाई के। और इसको आप अपने टर्म्स, आप अपने दिमाग से खुद से करिएगा, अगर नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। सिंपल ये वाला इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करने के बाद ये ग्रुप वेलोसिटी आ गई, तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज पुट करके दोनों का रिलेशन निकालिएगा, ठीक है। या फिर ये सेकंड मेथड से भी हो सकता है, हमने ये पहले मेथड से किया और ये सेकंड मेथड है, ठीक है। और ये वाला मेथड देखिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये जस्ट 2022 में आ चुका है। देखिए बस आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, आपको सिर्फ वीजी और वीपी के बिटवीन रिलेशन पता होना चाहिए। आपको वीपी की वैल्यू पता है ओमेगा बाई के होता है, वीजी की वैल्यू पता है डी ओमेगा बाई टी के। बस इस फॉर्मूला के बेस पे कितने एग्जाम में आ गया, जेस्ट में आ चुका है, ऐसे ही नेट में आ चुका है, 2 बार नेट में आ चुका है, ठीक है ना, 1 बार गेट में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी ये पिछले क्वेश्चन से भी रिलेट करके कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी वेव फंक्शन देखिएगा। वेव फंक्शन क्या होता है, द मैथमेटिकल स्केलर फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स
वेव्स एसोसिएटेड विद एन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कॉल्ड वेव फंक्शन। यहाँ पे देखिए कोई भी स्टेट फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन क्या होगा? स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? स्केलर फंक्शन वो होगा द मैथमेटिकल स्केलर फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है ना, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंक्शन का मैथमेटिकल फंक्शन होगा हम उसको स्केलर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एंड कंटेन्स ऑल, उस स्केलर फंक्शन में सारी हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो होंगी वो सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। स्केलर फंक्शन क्या होगा? स्केलर फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, वैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है ना। कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है? जिसमें सारी हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या बताएगी? हम वो स्टेट बताएगी किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, ठीक है। तो अभी स्केलर फंक्शन क्या होगा? एक मैथमेटिकल फंक्शन है किसी भी स्टेट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का, ठीक है, जिसमें उस स्टेट की ऑल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वो एक एक मैथमेटिकल स्केलर फंक्शन है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेव्स को। कौन सी वेव्स को? जो एसोसिएट रहेंगी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के साथ, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है, मैथमेटिकली एक स्केलर फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करेगा वेव्स एसोसिएटेड विद दैट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कॉल्ड वेव फंक्शन। समझ आ गया ना? एक स्केलर फंक्शन है। अभी देखिए वेव फंक्शन क्या होगा। देखिए वेव फंक्शन क्या होता है? ये एक स्केलर फंक्शन है। एक वेव फंक्शन आपका एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेव्स एसोसिएटेड विद क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अभी स्केलर फंक्शन क्या होगा? स्केलर फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का जो स्टेट है उसकी ऑल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है, ठीक है। पता चल गया? अभी देखिए अभी हमें कौन सा कैसे पता चलेगा कि अभी आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन वैसे तो हम आगे करेंगे। एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए कि साई इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर आइटा के एक्स, और यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन लिया, वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर आइटा के एक्स। यहाँ पे एक ऑपरेटर लिया हमने माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑपरेटर लिया माइनस एच कट स्केयर बाई टू एम डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर। इस ऑपरेटर को हमने इसमें इस साई के साथ ऑपरेट करवा दिया। अगर हमारा इसको ऑपरेट करवाने के बाद यही वाला फंक्शन आ गया साथ में, तो हमारा वो ये वाला हमारा आइगन, ये वाला हमारा एक आइगन फंक्शन रहेगा। किस ऑपरेटर का? इस ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको यहाँ पे ऑपरेट करवा देंगे। तो इसको ऑपरेट करवाने के बाद आई टच का एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू ए कॉमन है, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी?